Students, today we are doing class 7th NCERT Science chapter 3rd heat. You know that woolen clothes are made from animal fibers. Animal fiber से woolen clothes कैसे बनते हैं? जो आपके sheep, goat इनसे ली जाती है wool और उससे जो है आपके woolen clothes बनाए जाते हैं. ऐसे ही mountain goat होती है, उसके hair से आपका क्या बनाया जाता है? पश्मीना बनाया जाता है, जिसके shawls बनते हैं, जो कि काफी costly भी होता है और काफी warm भी रखता है आपको. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. और cotton clothes कहाँ से बनाए जाते हैं? Plant fiber से बनाए जाते हैं. We wear woolen clothes during winter season when it is cold outside. हम woolen clothes कब पहनते हैं? सर्दी के मौसम में, जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. And woolen clothes keep us warm. और woolen clothes हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. अब जब गर्मी होती है, जब आपके समर डेज होते हैं, तब आप क्या पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं? लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है और जो डार्क कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. तो आप गर्मियों में जो है वो लाइट कलर के और कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे. कॉटन के क्लोथ्स में आपको गर्मी कम लगती है. These give us a feeling of coolness. तो उससे क्या होता है? हमें थोड़ा सा अच्छा ठंडा महसूस होता है. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for particular season. किस लिए जो है अलग अलग टाइप के क्लोथ्स अलग अलग सीजन में पहने जाते हैं. इन विंटर में क्या होता है? आप घर के अंदर भी आपको ठंड लग रही होती है. समर में क्या होता है? आपको घर के अंदर भी गर्मी लग रही होती है. जब आप बाहर जाते हैं तब आपको थोड़ी सी वार्मथ महसूस होती है. ऐसे ही विंटर डेज में अगर बाहर सनी डे है तो आपको थोड़ी बहुत वार्मथ महसूस होगी. आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है? कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उन सब के आंसर्स हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. हॉट एंड कोल्ड. सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज गर्म है, क्या चीज ठंडी है. अब जैसे हमें पता है कि आइसक्रीम जो होती है, आइस जो होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, और टी जो होती है वो हॉट होती है, गर्म होती है. तो अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको. जैसे आइसक्रीम है वो क्या होगी? कोल्ड होगी. स्पून इन अ टी कप वो क्या होगी? हॉट होगी. फ्रूट जूस क्या होते हैं? वो कूल होते हैं. एंड आपके हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन वो क्या होता है? वार्म होता है. तो ये हमने टेबल कर ली. डोंट टच एनी ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्म हो, क्योंकि उससे क्या होते हैं? आपके हैंड जल सकते हैं. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. जब भी आपको कैंडल की फ्लेम या कोई भी स्टोव आप यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, तब आप केयरफुल हमेशा रहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स. कई ऑब्जेक्ट जो हैं दूसरे से भी ज्यादा गर्म होते हैं और कई ऑब्जेक्ट दूसरे से ज्यादा ठंडे होते हैं. अब जैसे आप कोई शेक बनाते हैं वो आपका ठंडा है, लेकिन आइस जो है वो उससे भी ज्यादा ठंडी है. ऐसे ही आप कोई भी चीज ले रहे हैं, जैसे आप वाटर ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका बॉइलिंग वाटर है तो वो गर्म है, और आपका रूम टेम्परेचर पे वाटर रखा है तो वो एज कंपेयर टू आपके जो फ्रिज में पानी रखा है उससे गर्म है. तो आपको ये समझ आ गया कि कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकती है और कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी भी हो सकती है दूसरे कंपेरिजन में. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर. हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा गर्म है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. या तो हम उसको टच करके पता कर सकते हैं. बट इन अवर सेंसेज ऑफ टच रिलायबल. क्या हमारे सेंस ऑफ टच जो है वो रिलायबल होते हैं? तो वो एक्टिविटी 3.1 में देखते हैं. इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने 3 अलग अलग टब्स ले लिए हैं, कंटेनर ले लिए हैं, ए बी सी. ए में हम श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट. इतना हॉट वाटर आपका नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ ही जल जाएं. आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है वो इन प्रेजेंस ऑफ टीचर ही करनी है, टीचर की प्रेजेंस में ही करनी है, सो दैट कि वो आपको गाइड कर सके कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं ये चीजें. तो इसलिए पानी आपको इतना गर्म नहीं लेना है कि आपके हाथ जल जाएं. अब आपको क्या करना है? अब आपको इन 2 कंटेनर में अपना, एक में लेफ्ट हैंड, एक में राइट हैंड अपना डालना है. जैसे कि हॉट वाटर में आपने राइट हैंड डाल दिया, एक में आपने लेफ्ट हैंड डाल दिया. अब आप क्या करेंगे कि उनको 5 मिनट तक आप उसी में रखेंगे. फिर उसके बाद दोनों हैंड्स को आप सी में डाल देंगे, जो कि आपका क्या था? नॉर्मल वाटर था. तो आपको क्या फील होगा जब आप ऐसा करके देखते हैं ना स्टूडेंट? जैसे कि मान लीजिए गर्मी के दिनों में आपका टैंक का पानी जो होता है वो एनफ गर्म होता है, मतलब कि वो बहुत गर्म होता है, वो पानी आप ले सकते हैं. और बी में आप ले सकते हैं जो कि आपका जैसे मटके वगैरह में रखा हुआ हो या फ्रिज में रखा हुआ हो, वो पानी आप ले सकते हैं कोल्ड में. जब आप उसे जो है नॉर्मल टेम्परेचर में आप डाल के देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में जब आप डालेंगे तो आपको उल्टा महसूस होगा. जो आपका हॉट में डला हुआ हाथ था वो आपको एकदम से क्या महसूस होगा? कोल्ड महसूस होगा. और जो कोल्ड में डला हुआ हाथ था वो आपको गर्म महसूस होगा. तो इसका मतलब हमारे सेंसेस जो हैं इस चीज को ठीक से नहीं बता सकते क्या चीज हॉट है, क्या चीज कोल्ड है. तो आपको ये करना है. आफ्टर कीपिंग दी हैंड्स इन 2 कंटेनर्स 2 to 3 मिनट्स तक, देन उसके बाद दोनों हाथ आपको सी में डाल लेने हैं. तो आपको कैसा फील होता है? वो जो कह रहा है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज हॉट एंड राइट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन द मग सी इज कोल्ड. वट शुड आई कंक्लूड. अब मैं क्या कंक्लूड करूं? क्योंकि दोनों हैंड मुझे अलग अलग बता रहे हैं, क्योंकि पानी तो उसमें एक जैसा है. सी में जो है नॉर्मल वाटर रखा हुआ है, लेकिन मेरा एक हैंड कह रहा है कि उसका पानी ठंडा है, एक हाथ कह रहा है उसका पानी गर्म है.
वो जो कंफ्यूजन शो दैट वी कांट ऑलवेज रिलाई ऑन सेंसेस ऑफ टच, तो इसलिए हम कभी भी रिलाई नहीं कर सकते हमारे सेंसेस ऑफ टच पे, हम टच करके ये पता नहीं कर सकते अच्छी तरह से। अब मान लीजिए आपके घर में किसी को बुखार होता है, आप सिर्फ कोई तो हाथ लगा के उसे, जिसका हाथ गर्म है वो उसे हाथ लगा के कहेगा कि नहीं नहीं ये तो अभी इसका माथा जो है वो ठंडा लग रहा है, लेकिन किसी का हाथ अगर बहुत ठंडा होगा तो उसको हो सकता है नॉर्मल बंदा भी जो है उसके भी टेम्परेचर लगे कि नहीं इसका माथा तो गर्म लग रहा है। तो वो हम रिलाई कभी भी नहीं कर सकते हैं हमारे सेंसेस ऑफ टच को। हम किस पे रिलाई करते हैं, हम रिलाई करते हैं हमारे थर्मोमीटर्स पे। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हमें पता कैसे लगेगा कोई भी चीज कितनी हॉट है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर जब हम मेजर करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि वो चीज कितनी गर्म है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, टेम्परेचर किससे मेजर होता है, थर्मोमीटर से मेजर होता है। बोन आपका आ गया है मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, आप देखिए कि कभी भी आपकी फैमिली में या आपको कभी भी फीवर आया है, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर किससे मेजर होता है, थर्मोमीटर से मेजर होता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। स्टूडेंट दो तरह के थर्मोमीटर है, क्लिनिकल एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा है, जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन छोटी छोटी चीजों को, जैसे जो डार्क कलर में लिखी होती है वो जरूर आप देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं। होल्ड दी थर्मोमीटर, आप थर्मोमीटर को होल्ड करके देखिए इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, और उसे केयरफुली एग्जामाइन कीजिए। इफ यू डोंट हैव अ थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, तो अपने फ्रेंड से कहिए कि वो आपको शेयर करे, मतलब दिखाए आपको। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द शोन इन पिक्चर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर ये होता है। अब मेरे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसलिए मैं आपको स्टूडेंट्स दिखा रही हूँ, आपको किसी फ्रेंड से मांगने की जरूरत नहीं है। ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसके ऊपर लिखा हुआ है देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, और ये आपका दे रखा है कि डिग्री सेल्सियस में जो 35 है 36 है, ये आपका डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर आपका दिखा रखा है फ़ारेनहाइट में। इस तरह से आता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसके ऊपर एक कैप होती है और नीचे जो है एक बोतल शेप का बना हुआ है आपका। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये किस किस चीज़ का बना हुआ होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, पतला है देखिए, और लॉन्ग है, और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। मतलब यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का मतलब है कि पूरा एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि ट्यूब पहले पतली है फिर मोटी हो रही है, ऐसा नहीं है। और एक एंड पे इसके बल्ब होता है, ये जो है ये बल्ब है, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका बल्ब, जहाँ पर क्या होता है आपका मर्क्यूरी होता है। जैसे ही आप इसको टंग के नीचे रखते हैं, पहले यही यूज होता था स्टूडेंट, इसको टंग के नीचे रखते हैं तो क्या होता है, इसमें आपका टेम्परेचर शो होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे बीच में आप ये जो लाइन देख रहे हैं पतली सी सिल्वर कलर की आपको दिख रही है, ये जो है 35 से थोड़ा सा ऊपर है एंड 36 से नीचे है, ये देखिए। अगर आपको ये लाइन दिखती नहीं है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको ये लाइन विजिबल हो जाएगी। ये है आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी राइज होता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है। द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, बल्ब के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब, आउटसाइड द बल्ब क्या होता है, ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड जो आपको दिखाई दे रहा है मर्क्यूरी का, वो दिखाई देता है यहाँ पर। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल, इसमें जो स्केल यूज हो रहा है वो सेल्सियस स्केल यूज हो रहा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 42 तक बना हुआ है। ये डिग्री सेल्सियस इसमें नीचे लिखा भी हुआ है, और बीच में आपको शाइन करती हुई मर्क्यूरी दिखाई भी दे रही है, देखिए। बोजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन 3.2, 3.2 में कौन से दो स्केल दिखाए गए हैं, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड द स्केल। इंडिया में कौन सा स्केल यूज होता है, सेल्सियस स्केल, जो कि हमने देखा है अभी। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें कि डिग्री F लिखा जाता है। इट वॉज इन यूज अर्लियर, ये पहले यूज किया जाता था, जबकि अब दोबारा से ट्रेंड में आ गया है स्टूडेंट ये, बट बुक में जो लिखा हुआ है हमें वही मानना है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें 35 से लेकर 42 डिग्री तक का टेम्परेचर आपका दिया हुआ है। रीडिंग अ थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं, let us learn how to read a thermometer. First note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions. अब आपको क्या देखना है, जो स्मॉलर मार्क्स हैं, जैसे कि ये देखिए आपको जो है इसके बीच में डिवीजन दिखाई देंगी 1 2 3 4 5, मतलब 35.5, देन उसके बाद दोबारा से 5, फिर 36, दोबारा से 5, फिर 30 आपका 6.5, फिर उसके बाद दोबारा से 5, फिर 37। तो यही आप इसमें बात कर रहे हैं।
बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। अब बिगर मार्क्स जो होगा जैसे 35 और 36 जो लिखे हुए हैं वो 1 डिग्री मेजर करेंगे। देन देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, उनके बीच में जो 5 डिविजन्स है वो कैसे मेजर होंगी, 1/5 कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका ये 1 2 3 4 5 डिवीजन है बीच में, तो एक डिवीजन को हम कैसे मार्क करेंगे, 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर इस यहाँ तक आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 37 लिखा हुआ है, तो जैसे अब ये 5 आपके बने हुए हैं, तो 5 में से जब हम 1 तक अगर मान लीजिए आपका मर्क्यूरी यहाँ पर आकर रुकता है तो 1 क्या होता है आपका 1/5 कर देंगे, मतलब कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी पर्सन का 37 के बाद उसके 1 पॉइंट पर आता है मर्क्यूरी वहां तक, तो उसको क्या बोला जाएगा कि 37.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो थर्मामीटर रीड कर रहा है इनका टेम्परेचर। वॉश दी थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपके जो थर्मोमीटर को वॉश करना चाहिए हमेशा यूज करने से पहले, और किस तरफ से वॉश करना चाहिए, जो ये बल्ब वाली तरफ होती है इससे वॉश किया जाता है। क्या होता था आपके कि डॉक्टर्स क्या करते थे, ग्लास का जार रखते थे, उसके अंदर एक स्पंज होता था जिसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता था, तो उसके अंदर जो है ये थर्मोमीटर रखा जाता था और इस तरह से रखा जाता था, मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप करके रखा जाता था इसका बल्ब वाला साइड। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर डॉक्टर के एक दिन में जो है 100 पेशेंट आ रहे हैं तो वो 100 के लिए अलग अलग थर्मोमीटर रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता था ना। वो थर्मोमीटर रीयूज करते थे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद। तो इस तरह से इसको जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है वॉश कर सकते हैं आप। होल्ड इट फर्मली, इसको होल्ड करना है बहुत अच्छे से होल्ड करना है आपको, अदरवाइज आपको मर्क्यूरी वाली लाइन जो है विजिबल नहीं होती है। तो इसको आप होल्ड करेंगे और जब तक आप थोड़ा थोड़ा इसे हिलाते रहेंगे जब तक आपको मर्क्यूरी वाली लाइन नजर नहीं आती है। इसको जर्क्स देंगे। जर्क्स किस लिए दिया जाता है, ताकि उसमें जो भी राइज है टेम्परेचर में वो नीचे आ जाए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये एंश्योर करना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग। अब ये जो आपका बल्ब है, ये वाला एरिया है, इसको आप कहाँ रखेंगे, अंडर द टंग। जो पेशेंट है जिसका टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है, अंडर द टंग रखेंगे। और कितने देर के लिए रखेंगे, 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के लिए वहीं पर रखेंगे इसे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। आप थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे एंड नोट द रीडिंग, और फिर रीडिंग को नोट करेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर शो हो जाएगा इसमें। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। आप इसकी यूनिट्स देख सकते हैं जो कि डिग्री सेल्सियस में है, जो कि आपकी 35 से 42 तक यहाँ पर शो हो रही हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। हमेशा टेम्परेचर को उसकी यूनिट के साथ ही बताना चाहिए। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली जो है उसने अपना बॉडी टेम्परेचर नापा और उसको जो है चिंता हो गई जब उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट नहीं आया। आप अगर अलग अलग पर्सन को मेजर करते हैं, मान लीजिए घर में ही करते हैं या क्लास के बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हर किसी का एग्जैक्ट 37 आए। किसी का 36.8 भी आ सकता है, किसी का 36.7 भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टेम्परेचर आए तभी उसको नॉर्मल कहा जाएगा। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली जो है उसने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया और वो एग्जैक्टली 37 नहीं था, इसलिए उसको चिंता हो गई। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड का बॉडी टेम्परेचर देखिए, कुछ 10 बच्चे आप ले सकते हैं और ये भी जो है टीचर की प्रेजेंस में ही होगा जो ये एक्टिविटी बता रहे हैं। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। क्या सबका बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री आया, ऐसा नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर। कुछ थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। हम नॉर्मल किसे बोलते हैं, जो हमारे एवरेज बॉडी टेम्परेचर होते हैं। जैसे कि बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स का हमने टेम्परेचर नोट किया और हमने देखा कि उसमें से जो एवरेज निकल के आई है तो उसको हम मानते हैं कि वो हेल्दी रेंज है, कि उसके आसपास होगा तो हेल्दी रेंज है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डजंट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 से नीचे नहीं जाता है, 42 से अबव नहीं जाता है। तो इसको कहा जाता है, ये कौन सी रेंज है, 35 से 42 के बीच में ही जो है वो टेम्परेचर आपका मेजर किया जाता है। बोजो गॉट अ नॉटी आइडिया, he wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहली stopped him from doing so. देखिए, अगर स्टूडेंट ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बोजो अब सोच रहा है कि मैं हॉट मिल्क में उसको डाल के उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं होगा। इसमें एक ऊपर डू यू नो था, वो देख लेते हैं।
प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। हमेशा हर यूज से पहले और हर यूज के बाद आपको थर्मोमीटर को वॉश करना है, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप किसी का टेम्परेचर नाप रहे हो तो उससे पहले आप एंश्योर कर लें कि जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो कितना डिग्री है, 35 से नीचे होना चाहिए। रीड दी थर्मोमीटर कीपिंग दी लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग दी लाइन ऑफ साइट। जो आपको लाइन दिखाई दे रही है उससे आप जो है थर्मोमीटर मर्क्यूरी लेवल देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रही है जो लाइन है सिल्वर कलर की। हैंडल दी थर्मोमीटर विद केयर। हमेशा इस थर्मोमीटर को, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, बहुत ही केयर से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है स्टूडेंट। अगर थर्मोमीटर आपका टूट जाता है तो उसको इजीली डिस्पोज भी नहीं किया जा सकता। मर्क्यूरी जो है वो आपकी फैल जाती है और वो भागती ही रहती है, ठीक है, एक गोले की तरह। सिल्वर जो होती है उस गोले की तरह वो भागती ही रहती है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो ये ब्रेक हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल इट्स रीडिंग। जब भी आपको रीडिंग किसी की भी देखनी है तो आपको यहाँ से होल्ड नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उस थर्मोमीटर में आपको अगर सही से टेम्परेचर रीडिंग चेक करनी है तो आपको हमेशा यहीं से उसको देखना होगा, क्योंकि अगर आपका हाथ गर्म है तो वो यहाँ से क्या होगा, बल्ब आपके हाथ की भी रीडिंग इसके ऊपर बढ़ाता रहेगा इसका टेम्परेचर, इसलिए कभी भी बल्ब की साइड से इसको नहीं देखना चाहिए, नहीं चेक करना चाहिए। देन आगे है क्वेश्चन, डोंट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप इससे नहीं मेजर कर सकते। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। आप कभी भी इसे फ्लेम के नजदीक मत लाइए। क्यों फ्लेम के नजदीक लाएंगे तो ये एकदम इतना राइज हो जाएगा कि ये जो होता है ये ब्रेक हो सकता है। या आप इसको सनरेज में रख देंगे तो भी ये ब्रेक हो सकता है। क्योंकि क्यों हो सकता है ब्रेक? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया है जहां तक कि ये टेम्परेचर जो है मेजर कर सकता है। उसके बाद अगर हाई इसका टेम्परेचर जाएगा तो ये ब्रेक हो सकता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना हो कि हमें हॉट मिल्क का, बॉइलिंग वाटर का अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। तो यहाँ पर जो है उसके लिए दूसरे थर्मोमीटर होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो उन्हें क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है। द टीचर विल शो यू, टीचर आपको इसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको शो करेगी। लुक एट इट्स केयरफुली, इसको जो है आप अच्छी तरह से देखिए। एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। आप इसमें देखिए कि हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से ये 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं अलग अलग पर्पजेज के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। अब आप देखते हैं कि हर दिन का आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर बता दिया जाता है कि भाई आज जो है टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा। तो वो किससे बताया जाता है, वो भी आपका थर्मोमीटर ही जो है वो उससे बताया जाता है। और वो कौन सा थर्मोमीटर होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो उसे मेजर करता है। तो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहां से कहां तक मेजर करता है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो एज यू डिड इन दी केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में किया था। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। अब आप देखेंगे कि इस थर्मोमीटर में भी कितनी स्मॉल डिविजन्स बीच में हैं। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड दी थर्मोमीटर करेक्टली। तो आपको इस थर्मोमीटर को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा ताकि आप इसकी रीडिंग जो है अच्छी तरह से देख पाएं। ये देखिए, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। हम अब देखते हैं कि इस थर्मोमीटर को हम किस तरह से यूज करेंगे। अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं 3.4 एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करेंगे, हमने टैप वाटर ले लिया है किसी बीकर के अंदर या किसी मग के अंदर। अब हम उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे। थर्मोमीटर को आपको इस तरह से डिप करना है कि बल्ब जो है वो इमर्स हो जाए वाटर में, लेकिन उसके टच ना करे, मतलब बॉटम में टच ना करे। अब जैसे ये कोई बीकर है, थर्मोमीटर आपने ऐसे लेना है बिल्कुल सीधा, और ना तो वो उसके बॉटम को टच करे ना वो उसकी साइड्स को टच करे। सिर्फ अंदर का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर हमें देखना है। तो इस तरह से वो लेना है आपको। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डजंट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है ये, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ऐसे। तो आपको वर्टिकली जो है वो आपको थर्मोमीटर रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि थर्मोमीटर में किस तरह से मर्क्यूरी जो है वो राइज कर रहा है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी। अब आपको जब तक वेट करना है जब तक कि मर्क्यूरी बढ़ना जो है वो कम, मतलब बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाता, जब तक वो बिल्कुल स्टेशनरी एक पोजीशन पे आ जाता है कि भाई मर्क्यूरी अब एक पोजीशन पे आ गया है, इसके आगे वो राइज कर ही नहीं रहा है, तो उसके बाद आप उसको मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब वो उसका टेम्परेचर है।
In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. आपको जो laboratory thermometer है वो बिल्कुल जो है upright रखना है, tilted नहीं रखना, मतलब टेढ़ा नहीं रखना है. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड. बल्ब जो है आपका चारों तरफ से, बल्ब जैसे ये बल्ब है आपका, ये चारों तरफ से जो है उस लिक्विड से घिरा हुआ होना चाहिए. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द सब्सटेंस बाय विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. जो आपको टेम्परेचर नापना है. द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर. सर्फेस ऑफ द कंटेनर या साइड जो है वो कंटेनर की इसको टच नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह से आपको वर्टिकली बिल्कुल रखना है, इसको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है. नोट दी रीडिंग. अब इस रीडिंग को नोट कीजिए. जब आपको लग रहा है कि मर्क्यूरी अब बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल राइज नहीं कर रहा है, तो वो इसका मतलब रीडिंग है. उस रीडिंग को नोट कर लीजिए. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. उस टाइम पे उस वाटर का टेम्परेचर उतना ही होगा. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. अब हम हर स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप जो है अपना ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर उससे जो है टेम्परेचर नोट डाउन कीजिए. आर देयर एनी वेरिएशन इन द रिकॉर्डिंग. क्या हर किसी की टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में वेरिएशंस आ रही है? डिस्कस द पॉसिबल रीजन. वो रीजन क्या है, किस वजह से जो है वेरिएशंस आ रही हैं. एक्टिविटी 3.5 में आपको इसका पता लगेगा. अब हमने क्या किया है, टेक सम हॉट वाटर. हमने एक बीकर में या एक मग में हॉट वाटर ले लिया है. डिप दी थर्मोमीटर. जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो वाटर के अंदर हम डिप करेंगे. वेट टिल दी मर्क्यूरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी. अब हम देखेंगे कि कब तक मर्क्यूरी जो है वो राइज कर रही है और फिर उसके बाद मर्क्यूरी थ्रेड जो है एक जगह आकर रुक जाएगा, उसके बाद वो राइज नहीं करेगा, तो उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेंगे. नाउ टेक आउट दी थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर. अब थर्मोमीटर हमने वाटर के बाहर निकाल लिया है. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ. डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक आउट दी थर्मोमीटर फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल बिगिंस टू फॉल. अब क्या होगा, जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो जैसे ही आप किसी भी कंटेनर से बाहर निकालेंगे, मतलब जिसका आपको टेम्परेचर नोट डाउन करना है उससे बाहर निकालेंगे, तो आपका मर्क्यूरी लेवल एकदम से फॉल कर जाएगा, डाउन आ जाएगा, तो आप एग्जैक्ट रीडिंग उसकी नहीं ले पाएंगे. मीन्स इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर आपको जब भी नोट डाउन करना है जब वो थर्मोमीटर वाटर के अंदर है या उस फ्लूइड के अंदर है. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. अब आप याद कीजिए कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपना खुद का टेम्परेचर नापते हैं तो तब तो हम जो है उसे माउथ से बाहर निकालने के बाद, जब हम 1 मिनट तक माउथ में रखते हैं, उसे बाहर निकालने के बाद हम उसका टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं. बोजो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कांट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर. अब बोजो को ये तो समझ आ गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों नहीं यूज किए जाते हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, वो मेजर नहीं करेंगे. बट स्टिल वंडर वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर. क्या जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो यूज किया जा सकता है उसके बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए? तो नहीं किया जा सकता है. आपको रीजन पता लग गया है, क्योंकि जैसे ही आप उसे माउथ से बाहर निकालेंगे मर्क्यूरी एकदम से फॉल कर जाएगी और आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता लगेगा. तो इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर ही यूज किए जाते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. बोजो वंडर व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट. तो बोजो अब जो है सरप्राइज है कि भाई हमने इसमें कोई जर्क भी नहीं दिया. जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमें बोला जाता है ऐसे झटके दीजिए ताकि इसका टेम्परेचर जो है नीचे आए, ऐसे झटके देने के लिए, जर्क देने के लिए बोला जाता है. तो बोजो अब सरप्राइज है कि इसका मर्क्यूरी का लेवल जो है वो कैसे इसका बल्ब जो है चेंज कर लेता है बार बार जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, या फिर जैसे ही उसे उस लिक्विड से बाहर निकाला जाता है तो उसका मर्क्यूरी लेवल गिर क्यों जाता है. कैन यू देन यूज दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर. नहीं, इसे हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं यूज करेंगे. ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज. व्हाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर देन व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ. क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो है वो एकदम से मर्क्यूरी क्यों नहीं गिरती है? वो इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि उसमें एक किंक होती है. डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब. ये देखिए स्टूडेंट, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बिल्कुल इस वाले एरिया में जो है जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको एक किंक दिखाई देगी. ये देखिए, ये देखिए जो छोटा सा हम्प सा बना हुआ है, ये होती है किंक. जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही है ऐसी किंक. ये देखिए, ये है आपकी किंक. तो ये किंक क्या करती है? व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. तो ये जो है मर्क्यूरी लेवल को अपने आप से नीचे नहीं आने देती है ये किंक जो होती है आपकी क्लिनिकल थर्मोमीटर में. इसीलिए हम उससे जो है अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं.
देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। जो ये मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसके यूज के लिए बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं। मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, मर्क्यूरी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, और इसे डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही थर्मोमीटर आपका टूट जाता है तो मर्क्यूरी जो है वो एक राउंड से ऐसे शेप्स जो है वो चेंज करती रहती है और वो भागती रहती है, उसे डिस्पोज आप इजीली नहीं कर सकते हैं। These days digital thermometers are available which don't use mercury। आजकल जो है आपके इस तरह के डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। ये डिजिटल थर्मोमीटर है, इसमें फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस दोनों में ही आपका टेम्परेचर मेजर हो सकता है। ये होते हैं डिजिटल थर्मोमीटर जो कि आपका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी टू हैंडल होते हैं और आपका टेम्परेचर यहाँ पर आपको कुछ भी जो है इसे हिला के देखने की जरूरत नहीं है, आपका टेम्परेचर यहाँ पर शो हो जाता है। तो आपका ईजी है यूज करना, ऑन एंड ऑफ करना। तो आजकल ये जो थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं, दीज आर डिजिटल थर्मोमीटर्स, दीज आर क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, मतलब थर्मल एनर्जी जो है वो आपकी किस तरह से ट्रांसफर होती है, आपके हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले मैटर में किस तरह से ट्रांसफर होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राई पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम, इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो फ्राई पैन होता है, मान लीजिए आपने वो गैस के ऊपर रखा है, कुछ आप उसके अंदर बना रहे हैं, तो आपका फ्राई पैन धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपकी फायर की जो हीट है वो ट्रांसफर किस में हो गई है, आपके उस पैन में हो गई है। When the pan is removed from the fire, जब आप पैन को रिमूव कर देंगे फायर से, it slowly cool down, तो वो धीरे धीरे जो है वो ठंडा हो जाएगा। Why does it cool down? वो ठंडा किस लिए हो जाता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding, क्योंकि हीट जो पैन की हीट थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई है, आपके सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या हुआ है, हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो ऑलवेज कहाँ ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटर विद अ हायर टेम्परेचर टू द मैटर विद अ लोअर टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर में ही आपकी हीट जो है वो मूव करती है। फैक्ट, इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर किसी में आप देखेंगे कि हीट जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। हीट फ्लो कैसे करती है वो अब हम इसमें देखते हैं। पहली आस्क, does it mean that the heat will not be transferred if the temperature of two object is the same? अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होगा तो क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगी? तो वहां इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि हीट जो है वो फ्लो कैसे करती है। एक रोड ले लीजिए, वो किसी भी मेटल की ले सकते हैं आप, एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की, किसी की भी ले सकते हैं। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स प्लेसेस ऑन दी रोड। अब आपने एक रोड ले ली है, उसके थोड़े थोड़े एंड्स पर आप जो है वैक्स लगा देंगे। वैक्स कौन सी होती है, जैसे कि आपकी मोमबत्ती जो है वो वैक्स की बनती है, तो ऐसी आप वैक्स वहां पर चिपका देंगे। अब आप क्या करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब अगर ये सारी पिघल जाती हैं तो इसका मतलब हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है यहाँ से इस एंड तक। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड। अब थोड़े थोड़े एंड पे जो है आपने वैक्स लगा दी। दीज पीसेज शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे आप। क्लैंप द रोड ऑन अ स्टैंड। अब एक स्टैंड बना लिया है, कोई भी ब्रिक के बीच में आपने रख लिया, कोई भी स्टैंड पे आपने रख दिया है। इफ यू डोंट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो आप दो ब्रिक के बीच में इस रोड को रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब आप अदर एंड को क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस, डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। अब ये कह रहे हैं कि इन वैक्स पीसेस के साथ क्या होगा, क्या ये वैक्स पीसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे और कौन सा वैक्स पीस जल्दी गिरेगा। जल्दी वो वैक्स पीस गिरेगा जिसके पास की हीट नजदीक है, जिसके अब हीट सबसे ज्यादा नजदीक किसके, इस फर्स्ट वैक्स पीस के नजदीक है। तो जैसे ही आप इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे हीट यहाँ तक पहुंचेगी तो ये वैक्स पीस गिर जाएगा, फिर इस तक आएगी, फिर इस तक आएगी, फिर इस तक आएगी और फिर यहाँ पर एंड तक पहुंचेगी। डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। अब हीट जो है वो कहाँ से चली, जहाँ जो नियरेस्ट है फ्लेम के उसके पास से हीट जो है स्टार्ट होगी और वहां से आगे की तरफ जाएगी। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। उसे कंडक्शन कहा जाता है जब एक हीट जो है वो हॉटर एंड से आपके कोल्डर एंड तक जाती है। इन सॉलिड्स, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जर्नली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो उन सब में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन मेथड से होती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या हर सब्सटेंस जो है वो हीट को इजीली कंडक्ट कर सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैव अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अब स्टूडेंट आपका जो भी एक पैन है, सॉसर पैन ले लीजिए, आपका फ्राई पैन ले लीजिए, तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि उसका जो हैंडल होता है वो किससे बना हुआ होता है, हैवी प्लास्टिक से बना हुआ होता है या फिर वो वुड से बना हुआ होता है। वो किस लिए होता है स्टूडेंट, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आप किसी भी चीज को आराम से उठा सकते हैं बिना हर्ट हुए। मतलब कि ये क्या बता रहे हैं, कंडक्शन क्या होती है। जैसे कि एक पैन लिया आपने,
जैसे इससे समझिए स्टूडेंट आप, कंडक्शन क्या होती है, आपने एक पेन लिया, अगर तो उसका हैंडल जो है मेटल का बना हुआ है, मतलब कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, किसी का बना हुआ है, तो उसको आप इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। हीट कहाँ पे ट्रांसफर होगी, इस यहाँ से हीट जो है यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये पूरा गर्म हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है कंडक्शन। लेकिन अगर आपका हैंडल, किसी पेन का हैंडल वुडन का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आप इजीली उसको उठा के कहीं और रख सकते हैं, क्योंकि हीट वहां तक ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता हीट को ट्रांसफर होने के लिए, क्योंकि आपका जो प्लास्टिक है और आपका जो वुड है वो इंसुलेटर होता है। हम थर्मल कंडक्टर एंड थर्मल इंसुलेटर पढ़ने वाले हैं। आगे थर्मल इसलिए लगाया गया है क्योंकि थर्मल रिलेटेड होता है आपकी हीट से। थर्मल कंडक्टर कौन से होते हैं? जो बहुत जल्दी क्विकली हीट अप हो जाते हैं और जो अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं अपने सराउंडिंग एरिया में। फॉर एग्जांपल, अब कोई बर्तन है, वो मेटल का बर्तन है, एल्यूमिनियम का बर्तन है, और उसका हैंडल भी जो है, मान लीजिए फ्राई पैन है आपका, सोसर पैन है, उसका हैंडल भी जो है वो भी आपका एल्यूमिनियम का ही बना हुआ है। तो वो क्या होगा, जब आप उसमें खाना पकाने लगेंगे तो उसका हैंडल भी बहुत ही क्विकली जो है गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह पर हीट ट्रांसफर हो रही है, उसे कहा जाता है कंडक्शन। तो ये आपका है कंडक्टर। देन उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हीट ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, इसीलिए इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है और बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर, और इन्हें इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है, अब जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फ्राई पैन या सोसर पैन है, वो तो खुद जो है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, लेकिन उसका जो हैंडल है आपका वो प्लास्टिक का या वुड का बना हुआ है। तो वो क्या होगा, आप उसे इजीली जो है, जैसे ही खाना बनता है, इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर जो है इंसुलेटर लगा दिया गया है। आपने देखा होगा आपकी किचन में जो है ऐसे बर्तन बहुत होंगे जिसमें क्या है, जो बर्तन तो जो है एल्यूमिनियम का है या किसी भी मेटल का है, और उसके जो हैंडल लगे हुए हैं वो किसके, या फिर प्लास्टिक के होंगे या फिर आपके वुड के होंगे। तो वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ताकि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि इंसुलेटर जो कि बैड कंडक्टर कहा जाता है और कंडक्टर वो क्या होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो अब आपको समझ आ गया। एक्टिविटी 3.7 में हम कर रहे हैं कि हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। एक पैन में या बीकर में जो है वाटर को गर्म कीजिए। Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of the each in these articles in hot water. आप hot water के अंदर जो है इनको डिप करेंगे। ये है आपका 3.8। तो इसमें आप हॉट वाटर के अंदर इनको डिप करते रहेंगे। तो इसमें से क्या चीज जो है उसका अदर एंड गर्म हो जाएगा और क्या चीज जो है उसका अदर एंड गर्म नहीं होगा। अब जैसे आपकी स्टील की स्पून है, तो स्टील की स्पून किस चीज की बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है, तो वो एक गुड कंडक्टर है, तो वो आपकी गर्म हो जाएगी। आपका जो ये प्लास्टिक का बना हुआ स्केल है, ये गर्म नहीं होगा। आपका डिवाइडर जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो गर्म नहीं होगा। पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, वो भी आपकी जो है इंसुलेटर है। तो आपको इसमें जो है सिर्फ आपकी स्पून जो है वो एक गुड कंडक्टर है, जो कि मेटल की बनी हुई है, तो वही सिर्फ गर्म होगी, बाकी जो है उनके अदर एंड गर्म नहीं होंगे। Touch the other end. Enter your observation in 3.3. The material which allows heat to pass through them are called conductors of heat. तो उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, जो कि आपके सारे मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर हो गया। The material which don't allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic और wood हो गया। poor conductors क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर कहा जाता है उन्हें। The water and air are poor conductor of heat. अब water और air जो होती है वो poor conductor of heat होती हैं आपकी। Then how does the heat transfer takes place in these substances? तो इन चीज़ों में पानी एकदम से बॉयल कैसे हो जाता है, वो चीज़ अब हम समझते हैं। एक्टिविटी 3.8 में क्या है आपका कि टेक अ राउंड फ्लास्क। आपको एक राउंड फ्लास्क लेनी है। इफ द फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, बीकर भी आप यूज कर सकते हैं। फिल इट 2/3 ऑफ वाटर, 2/3 आप उसमें वाटर डालेंगे। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड। तो आप उसे ट्राइपॉड ऐसा होता है स्टूडेंट, आप ट्राइपॉड के ऊपर रख देंगे, जिसके 3 पैर होते हैं, इसे ट्राइपॉड बोला जाता है। ट्राइपॉड के ऊपर आप उसे रख देंगे। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट। या तो आप उसे ट्राइपॉड पे रखेंगे या कोई भी ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि वो जो फ्लास्क है उसको आप गर्म कर सकें, जो उसके नीचे कैंडल रखी है उससे वो गर्म हो सके। वेट टिल दी वाटर इन दी फ्लास्क इज स्टिल। आप जब तक वेट करेंगे जब तक कि वाटर जो है फ्लास्क का वो स्टिल नहीं हो जाता, मतलब हिलना बंद नहीं हो जाता। Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. अब आपने क्या किया है, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया है, एक स्ट्रो की हेल्प से उसको जो है स्टेयर कर दिया, हिला दिया है, और फिर आप उस पानी को गर्म करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह से।
राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी नोटबुक में लिखिए। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जो वाटर फ्लेम के पास है सबसे पहले वो गर्म होना स्टार्ट होगा आपका। हॉट वाटर राइज अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम दी साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो हॉट वाटर होता है जब जैसे ही पानी गर्म होता है, जैसे कि हमने कंडक्शन में पढ़ा था, गर्म पानी क्या करता है वो फास्ट वाइब्रेट करते हैं उसके मॉलिक्यूल, तो क्या करता है वो एक्सपेंड होता है, मतलब कहां जाता है ऊपर की तरफ जाता है। तो आपका हॉट वाटर जो होगा नीचे से आपका हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर खाली स्पेस बच जाएगा तो आपका क्या है यहाँ पर ठंडा पानी आ जाएगा, तो कोल्ड वाटर नीचे आ जाएगा, हॉट वाटर ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा तो आपका पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है अगर इनकी मूवमेंट ना होती तो सिर्फ आपका नीचे का पानी गर्म होता और ऊपर का पानी गर्म नहीं हो पाता। तो ये जो मूवमेंट चलती रहती है इसी वजह से जो है पूरा पानी आपका गर्म हो जाएगा। The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot. फिर वो वाटर भी गर्म हो जाएगा and rise. फिर वो राइज करता है। जैसे ही पानी आपका गर्म होता है तो वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं उसके मॉलिक्यूल और वो क्या करता है ऊपर साइड में चला जाता है। एंड वाटर फ्रॉम दी साइड्स मूव डाउन, और जो साइड का वाटर है वो नीचे आ जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल दी होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस चलता ही रहता है जब तक कि आपका पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो इस तरह के मोड को क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है। जब आपकी हीट किस तरह से फ्लो कर रही है, मूवमेंट हो रही है हीट में, वो फ्लो कर रही है कैसे, हॉट ऊपर जा रही है कोल्ड नीचे आ रही है, हॉट ऊपर जा रही है कोल्ड नीचे आ रही है। तो इस तरह से आपका पूरा पानी जो है वो बॉयल हो जाता है। कभी भी आपने बॉइलिंग वाटर अगर देखा हो तो उसमें मूवमेंट हमेशा इस तरह से ही होती है कि हॉट पानी ऊपर चला जाता है, फिर कोल्ड नीचे आ जाता है, हॉट ऊपर कोल्ड नीचे। तो इस तरह से आपका पूरा पानी गर्म हो जाता है। इसमें कन्वेक्शन में क्या होता है, आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू अ मीडियम। इसमें एक मीडियम है, मतलब एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट लिया है। पानी सीधा हमने फ्लेम के ऊपर तो नहीं डाल दिया है, अगर पानी सीधा फ्लेम के ऊपर डालेंगे तो फिर वो बुझ जाएगी। तो इसमें क्या लिया है हमने, एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है। कंडक्शन में आपका क्या होता है, आपकी हीट ट्रांसफर होती है सीधा मैटर में, मतलब कि उसमें क्या देख रहे हैं हम, जो पतीला रखा है उसकी हीट देख रहे हैं कि उसके हैंडल तक गई है कि नहीं। तो वो चीज आपकी देखी जा रही है कि एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू पार्टिकल टू पार्टिकल, तो उसे कंडक्शन कहा जाता है। और कन्वेक्शन में आपको एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है आपके प्रोडक्ट तक। तो इसमें क्या होती है, कन्वेक्शन किसे कहते हैं, जिसमें कि वन प्लेस टू अनदर तक आपकी हीट जा रही है विद द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के मूवमेंट से। जैसे कि आपका फ्लूइड जो है हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करता रहेगा तो आपकी जो है पूरा का पूरा जो भी पानी है, दूध है, वो आपका गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो आपको कन्वेक्शन अच्छी तरह समझ आ गया। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, एयर में हीट कैसे ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, स्मोक किस डायरेक्शन में जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज। जो हीट क्या होती है, जैसे कि आपका पानी था, अब क्या होता है जितना पानी गर्म होता है तो क्या होता है उससे आपकी भाप निकलने लग जाती है। भाप निकलने के बाद क्या करती है, वो एक्सपेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा तो नहीं है नीचे की तरफ जाती है, हीट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। आपकी जो हॉट एयर हो जाती है तो उसमें क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट मूव करने लग जाते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड एयर के। कोल्ड एयर में क्या होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्लो जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी जैसे ही पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी आप लिक्विड को, सब्जी बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप जैसे ही गर्म करने लगते हैं तो आपकी क्या होगी, वो ऊपर की तरफ भाप आती है उसकी, ठीक है। तो वो किस लिए होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ना एक ही जगह पर रहेंगे, फिर वो एक्सपेंड हो जाएंगे तो वो क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज, राइज करेगी वो। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू द प्लेस। अब क्या करेगी, जब यहाँ पर आपकी कोई भी एयर मतलब चीज है तो उसमें क्या होगी, हॉट एयर तो ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ खाली स्पेस बच गया जिसे हम वॉइड कहते हैं, या खालीपन बच गया, तो उसमें क्या होगी, उसमें आपकी कोल्ड एयर आएगी। इसी प्रोसेस से तो आपका कन्वेक्शन से जो है पानी गर्म होता है, तो यही आपका प्रोसेस रहता है। हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी एंड कोल्ड एयर आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। The air from the sides comes into the place in the way the air gets heated। इस तरह से आपकी एयर जो है वो गर्म होती है। The following activity confirms this idea। अब कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो कि आपको कंफर्म कर देंगी ये चीजें होती हैं। एक्टिविटी 3.9, लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड्स ऑफ द फ्लेम। अब आप एक हाथ को तो है ऊपर की तरफ रखिए, एक हाथ को साइड में रखिए।
डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथ इक्वली हॉट हैं? इफ नॉट, विच हैंड्स फील हॉटर एंड वाई? अब आप ये एक्सपेरिमेंट जब करके देखें स्टूडेंट, एक तो हाथ बहुत नजदीक नहीं रखना, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। टीचर की निगरानी में आपके सारे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, आपके टीचर ही आपको करवाएंगे एक्सपेरिमेंट। तो ये आपके क्या है, जब आप ऊपर वाला हाथ होगा वो आपका जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू साइड वाले हाथ के। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी एयर जो यहाँ पे अगर हमने लाइट जलाई है, जैसे ये फ्लेम ऑन की है, तो इसमें क्या है, फ्लेम जलते ही यहाँ पर क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस होने स्टार्ट होगी। तो हीट प्रोड्यूस होगी तो आसपास की एयर क्या होगी, वो गर्म होनी स्टार्ट होगी, और गर्म एयर कहाँ जाएगी, आपके ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपका जो ऊपर हाथ है वो जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू आपके साइड वाले हाथ के। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डोंट गेट बर्न। ये आप चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको साइंस का खुद नहीं करना है स्टूडेंट। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो आपकी एयर किस तरह से हीट हो रही है, जो टॉप वाला एरिया है, कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन में क्या होता है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, कोल्ड नीचे आ रही है, हॉट ऊपर जा रही है, कोल्ड नीचे आ रही है। तो आपका कौन सा हाथ ज्यादा गर्म होगा, ऊपर वाला हाथ ज्यादा गर्म होगा। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो आपको ये वाला हाथ ज्यादा गर्म लगेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर doesn't feel as hot as the top। तो साइड में क्या हो रही है, वहां पे कन्वेक्शन नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो साइड वाला हाथ आपको इतना गर्म फील नहीं होगा जितना कि आपको टॉप वाला होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ड्यूरिंग द डे द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड ड्राइज अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस। देखिए क्या होता है इसमें, मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाती हूँ। हवा कैसे मूव करती है एंड नाइट टाइम में हवा आपकी कैसे मूव करती है। हमारा जो लैंड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो जल्दी गर्म होता है, उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सी जो होता है, जिसमें वाटर होता है, उसमें क्या होता है, उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है डे टाइम में, एंड उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो दिन में क्या होता है, जब सनरेज होती हैं तो सनरेज क्या करती हैं, आपके लैंड को गर्म कर देती हैं, तो आपका लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। वो सनरेज आपके वाटर पे भी पड़ रही हैं, लेकिन वाटर जो है उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता। अब आपके लैंड पे जब सनरेज आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, आपके लैंड का जो एरिया है वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां की हवा भी गर्म हो रही है, और हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था कंडक्शन में क्या होता है, फास्ट वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल हो जाते हैं जब उसके नीचे हीट लगाई जाती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो आपकी हवा गर्म होगी तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। वो ऊपर की तरफ जाएगी, और कूल एयर कहां होती है, वो नीचे की तरफ होती है। तो वो क्या करेगी, जब आपकी हवा, यहां वाले लैंड वाली हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे तो स्पेस बच गया खाली, तो जिसे हम वॉइड कहते हैं। तो वहां पर क्या जाएगी, आपकी सी की तरफ से आती हुई जो ठंडी हवा है वो आपके नीचे वाले एरिया में आएगी, और ऊपर वाले एरिया में क्या जाएगी, आपकी हॉट एयर जो है वो कहां जाएगी, आपके समुद्र की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आपकी एयर ब्रीज करती है। जैसे कि ये कूल एयर है, ये कहां जा रही है, वाटर से जा रही है लैंड पे, और लैंड की एयर जो हॉट है, जो कि ऊपर एक्सपेंड कर गई थी, वो आपकी जा रही है वाटर की तरफ। तो आपका ये जो डे टाइम में होता है, ये क्या है, आपका सी ब्रीज कहलाएगा, क्योंकि हवा कहां से जा रही है, सी से लैंड पे आ रही है। तो इस तरह से ये मूव करती रहेगी। अब आपका आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, आपका जितनी जल्दी डे टाइम में आपका लैंड गर्म हुआ था, उतनी ही जल्दी आपका लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में आपका लैंड तो ठंडा हो गया, लेकिन वाटर को जैसे दिन में टाइम लगा था पानी गर्म होने में, वैसे ही अब धीरे धीरे उसका पानी ठंडा होगा, एकदम से ठंडा नहीं होगा। तो अभी किसकी एयर आपकी गर्म है, आपकी गर्म है एयर वाटर की, क्योंकि वाटर को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो वाटर की एयर यहाँ पे गर्म है, तो अब किस तरह से मूव करेगी, वाटर की एयर गर्म है तो वो कहां जाएगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर की तरफ मूव करेगी तो नीचे एक स्पेस बन जाएगा जिसे हम वॉइड कहते हैं। तो वहां पर क्या आएगी, आपकी लैंड से कूल एयर वहां पर आएगी। तो आपकी वो हवा कैसे मूव करेगी, अब आपका जो सी है उसकी हॉट एयर लैंड की तरफ जा रही है, और लैंड की कूल एयर यहां जा रही है। तो इसकी मूवमेंट इस तरह से हो रही है, तो इसे कहा जाता है लैंड टू सी मूवमेंट हो रही है। तो ये आपका होता है लैंड ब्रीज। अब होप सो अच्छी तरह से समझ आ गया है कि सी ब्रीज क्या होती है और आपकी लैंड ब्रीज क्या होती है। सी ब्रीज क्या होती है, जब आपकी एयर जो है वो किस तरफ से फ्लो कर रही है, सी से फ्लो कर रही है, और जब आपकी एयर जो है वो लैंड से टुवर्ड सी जा रही है, तो उसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। जो आपका डे टाइम होता है उस टाइम सी ब्रीज होती है, क्योंकि सी आपका धीरे धीरे गर्म होता है, वहां का पानी ठंडा है। तो ठंडी जो हवा है वो किस तरफ जाएगी, वो आपकी लैंड की तरफ जाएगी, और लैंड की गर्म हवा किस तरफ आ रही है, आपके सी की तरफ आ रही है। नाइट में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए लैंड नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड आपका कूल है तो उसकी हवा, ठंडी हवा कहां जाएगी, आपके सी की तरफ जाएगी, और सी की गर्म हवा कहां आएगी, आपके लैंड पे आएगी। तो ये मूवमेंट होती है, इसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो हमें थोड़ी गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस।
सन की हीट जो है हम तक कैसे पहुंचती है? अभी तक हमने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, अब सन की हीट हम तक कैसे पहुंचती है? इट कांट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसमें क्या होगा, कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं लग सकता है क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है जिसमें कि एयर जो है वो मूव कर पाए। अब आपका किस तरह से आपको गर्मी महसूस होती है सन से, वो देखते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस जिसे कि हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर we get heat by this process. A hot utensils kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. अब देखिए रेडिएशन क्या होती है, कन्वेक्शन और कंडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट रेडिएट होती है, जो आपने देखा होगा इस टाइप की रेज बनी होती है आपकी। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से दिखाई देती हैं। सन जो है वो डायरेक्ट अर्थ पे जो है उसकी रेज आ रही है, इसे हम रेडिएशन कहते हैं। मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है सन से डायरेक्टली अर्थ पे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम, कोई मीडियम की इसे जरूरत नहीं है बीच में, तो उसे कहा जाता है आपका रेडिएशन। जब हम रूम हीटर के पास बैठे होते हैं, जब हमारे रूम में जो रूम हीटर लगता है वो उसके पास हम बैठते हैं, तो क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर होती है कहां तक, आप तक ट्रांसफर हो रही है। किस प्रोसेस से हो रही है, रेडिएशन प्रोसेस से हो रही है। तो इस प्रोसेस में व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट, हमें हीट मिलती है बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे, जब आप गर्म कोई भी आप बर्तन जो है, जैसे सब्जी बनाइए, कुछ भी चीज बनाइए, गर्म बर्तन उठा के जो है एक कूल डाउन मतलब उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है, आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है कहां पर, सराउंडिंग में। आपने देखा होगा कि जब भी आप किचन में खाना बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। वो किस लिए होती है, वो इसी प्रोसेस से होती है आपकी, क्योंकि उसमें क्या होती है, आपकी हीट ट्रांसफर होती है थ्रू सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन प्रोसेस से। बॉडी टू गिव्स हीट टू दी सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी जो है वो भी सराउंडिंग को हीट देती है एंड वहां से रिसीव भी करती है, किस प्रोसेस से, रेडिएशन प्रोसेस से। आप जब भी समर डेज में बाहर निकलते हैं तो क्या है, आप अपना सिर ढक के चलेंगे या अम्ब्रेला लेके चलेंगे, किस लिए, क्योंकि जो रेडिएशन सन से आ रही होती है वो क्या करती है, आपकी स्किन को वार्म कर देती है। तो ऐसे ही आप रिसीव करते हैं एंड देते हैं, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी हॉट बॉडीज जो हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, तो उसका पार्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। तो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। जो हमारी बॉडी, जैसे अब मान लीजिए ह्यूमन बॉडी ही है, तो हमारी स्किन जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी ना, हमें उतना ही टेम्परेचर ज्यादा महसूस होगा, उतनी ही हमें जो है गर्मी ज्यादा लगेगी। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। जैसे मैंने ये आपको बताया कि आप सन में जब बाहर जाते हैं तो आप अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप तक वो पहुंच नहीं पाती है, जो ही रेडिएशन आ रही है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए इस तरह से होता है स्टूडेंट, जैसे सन से आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो आपके रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपकी जो सनरेज है वो यहाँ पड़ी और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मतलब कि वापस चली गई, यहाँ टकरा के वापस चली गई। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मोस्ट रेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ सरफेस पे आपकी, तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं और इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको पता चल गया है कि अम्ब्रेला हम क्यों यूज करते हैं। अम्ब्रेला यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, जो कि सन से आ रही है उस हीट से बचने के लिए। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब हम देखते हैं कि समर एंड विंटर में हम किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, ऐसा जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। हम जो है समर्स में क्या पहनते हैं, लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं, लेकिन विंटर्स में हम क्या पहनते हैं, डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं। तो इसलिए ये किस लिए होता है। एक्टिविटी 3.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। आपने 2 आइडेंटिकल टिन कैन लेनी है, पेंट करना है आउटर सरफेस ऑफ वन, एक ब्लैक कलर से और एक व्हाइट कलर से, उनका आउटर सरफेस आपको कलर कर देना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। आप उन्हें क्या करेंगे, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से भर लेंगे और फिर इसे दोपहर के टाइम में 1 घंटे के लिए आप बाहर रख देंगे। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब 1 घंटे के बाद आप दोनों कैंस का जो है वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको कोई डिफरेंस मिलेगा टेम्परेचर में, जैसे कि ये ब्लैक है एंड ये आपका व्हाइट है। विच कैन इज द वाटर वार्मर, किसका वाटर जो है ज्यादा गर्म होगा, आपके ब्लैक वाले का वाटर ज्यादा गर्म होगा। यू
कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस। आप जो है सिर्फ टच करके ही दोनों के वाटर का पता लगा सकते हैं कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। किस लिए होता है ऐसा स्टूडेंट? क्योंकि डार्क सरफेस जो भी होगा, डार्क कलर जो भी होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए बोला जाता है सर्दियों में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनिए, जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से उसमें हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू लाइट कलर के क्लोथ्स के। Use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool and warm. Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? This can be done by constructing outer wall of building so that they are trapped a layer of air. One way of doing this is use hollow bricks which are available these days. देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कि कोल है, वुड है, अपने घरों में उसको ठंडा या गर्म रखने के लिए। क्या कुछ ऐसा हम अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम बाहर की सर्दी गर्मी से अफेक्ट ना हो? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम उसकी आउटर लेयर बनाते हैं। हम जो आउटर वॉल बनाते हैं वो किस चीज से बनाए? होलो ब्रिक्स से बनाए। उससे क्या फायदा होगा? होलो ब्रिक्स में क्या है, आपकी लेयर जो है ट्रैप हो जाएगी। कैसे? इंसुलेशन से। तो उसमें क्या होगा, आपको बाहर के सर्दी गर्मी का अंदर अपने घर में असर नहीं होगा। तो ये एक तरीका होता है। देन है एक्टिविटी 3.11, फिल द टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 3.10। आपने जो एक्टिविटी इसमें यूज किए थे 2 कैन, उनको फिर दोबारा से आप हॉट वाटर से भर लेंगे एट दी सेम टेम्परेचर पे। फिर उस कैन को आपको बाहर नहीं रखना, क्योंकि इस बार हमने उसमें हॉट वाटर डाला है, तो हम उसे जो है रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे, मतलब शेड्स में रख देंगे। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद आप उनका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल इन द सेम अमाउंट? क्या दोनों का टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट में? ऐसा नहीं होगा। डार्क वाला जो है ज्यादा देर तक आपका हीट एब्जॉर्ब करके रखेगा, उसमें वो गर्म रहेगा। Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in समर? अब आपको पता लग गया है कि समर में हम लाइट कलर और व्हाइट क्लोथ्स किस लिए पहनते हैं? क्योंकि वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं। एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, डार्क सरफेस जो होते हैं एब्जॉर्ब मोर हीट। डार्क सरफेस जो होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर। इसीलिए हम डार्क कलर क्लोथ जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं विंटर्स में। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं वो क्या करते हैं? हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए हमें उसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। इसलिए हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं उन्हें गर्मियों में पहनने के। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन द विंटर। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। हम जो है सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूल जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब कि वो अलाउ नहीं करती है हीट को पास होने के लिए। Moreover, there is a air trapped in between the wool fiber. wool fiber के बीच में जो air trapped होती है, this air prevents the flow of heat from the body to the cold surrounding. अब बाहर का जो ठंडा सराउंडिंग है उसमें हमारी जो हीट होती है उसको पास नहीं होने देती है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है। So we feel warm. तो इसीलिए हम जो है वार्म महसूस करते हैं। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blanket joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. अब जैसे इन्होंने खुद ही बता दिया है कि जो थिन ब्लैंकेट होंगे उसके बीच में क्या है? लेयर जो है, एक्स्ट्रा लेयर ट्रैप्ड है बिटवीन 2 ब्लैंकेट्स के बीच में। तो वो क्या करेगी? वो आपका इंसुलेटर का काम करेगी। तो दैट मीन्स जो हीट है वो उसको वो पास नहीं होने देगी बाहर, इसलिए वो क्या है? ज्यादा वार्म रहेगी। तो इसमें आप क्या प्रेफर करेंगे? 2 थिन ब्लैंकेट जो कि ज्वाइन टुगेदर, एक साथ ज्वाइन हुए हुए हैं, क्योंकि उसके बीच की जो एयर है वो इंसुलेटर की तरह आपका काम करेगी और ज्यादा वार्म रखेगी। कीवर्ड्स आगे। कीवर्ड स्टूडेंट्स आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इससे आपको चैप्टर की थोड़ी समरी मिल जाती है। सेल्सियस स्केल कौन सा होता है? जो आपका सेंटीग्रेड स्केल होता है, जिसमें 0 डिग्री टू 100 डिग्री, 0 डिग्री आपका फ्रीजिंग पॉइंट बताता है, 100 डिग्री आपका बॉइलिंग पॉइंट बताया जाता है, वो होते हैं आपके सेल्सियस स्केल। कंडक्शन आपकी क्या होती है? कंडक्शन होती है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर बाय कम्युनिकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स, जो कि हॉटर से कोल्डर एंड तक जाती है आपकी। कंडक्टर आपके क्या होते हैं? कंडक्टर आपके होते हैं विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। जैसे कि आपके कंडक्टर कौन से हैं? एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मतलब जो भी मेटल्स हैं वो आपके कंडक्टर हैं। कन्वेक्शन आपका क्या होता है? जब आपकी हीट जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट से, फ्लूइड के मूवमेंट से जो है पास होती है, मतलब कि हीट ट्रांसफर थ्रू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर विद फ्लो ऑफ फ्लूइड और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। इंसुलेटर्स आपके क्या होते हैं? विच डजंट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड जो है वो इंसुलेटर का काम करते हैं। लैंड ब्रीज आपकी क्या होती है? लैंड ब्रीज होती है जिसमें कि आपकी हवा जो है लैंड से सी की तरफ चलती है, जो कूल एयर होती है वो नाइट टाइम में होता है आपका। एंड रेडिएशन आपकी क्या होती है? जिसमें हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपकी हीट जो है ट्रांसफर होती है, जैसे सन से अर्थ की तरफ हो रही है, इसका एग्जांपल है। विदाउट एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सी ब्रीज आपकी क्या होती है? सी ब्रीज होती है इन दी डे टाइम कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड की तरफ मूव करती है, तो उसे कहा जाता है सी। लैंड से हॉट एयर आती है एंड सी से कूल एयर जाती है, तो उसे कहा जाता है आपका सी ब्रीज।
टेम्परेचर आपका क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसके टेम्परेचर से पता लग जाता है। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होता है वो होता है आपका थर्मोमीटर।